स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लेंज लॉ यानी लेंज का नियम। देखिए फर्स्ट पॉइंट, अगर किसी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल में एक वोल्टेज इंड्यूस होगा जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, और उस वोल्टेज के कारण एक करंट इंड्यूस होगा जिसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ये वोल्टेज करंट रहेगा। फ्लक्स चेंज होना बंद होगा, वोल्टेज करंट जीरो हो जाएगा। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है रेट ऑफ फ्लक्स चेंज यानी -d∅dt, और इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला है इंड्यूस्ड वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल। इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, यह डिपेंड करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के पोलैरिटी पे। तो लेंज का जो लॉ है, लेंज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ के पोलैरिटी के बारे में बताता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोलैरिटी ऐसा होता है कि उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ के कारण ही तो करंट प्रोड्यूस होता है, तो वोल्टेज होगा तभी करंट होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसी होती है कि उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है वो हमेशा फ्लक्स चेंज का अपोज करता है। इसी नियम को लेंज का नियम कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट द करंट प्रोड्यूस्ड बाय इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। Direction of current depends on the polarity of induced EMF. ये एक बार मैग्नेट है और ये सामने एक कॉइल है। जब हम बार मैग्नेट को कॉइल की ओर मूव करते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा, यानी फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक वोल्टेज आएगा और करंट आएगा। लेकिन वो वोल्टेज का पोलैरिटी ऐसा होगा कि उसके कारण जो ये करंट आएगा वो फ्लक्स चेंज का अपोज करेगा। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा यह करंट, और फ्लक्स अगर घट रहा है तो यह करंट फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर मैग्नेट जो जो नज़दीक जा रहा है, फील्ड भी बढ़ रहा है, फ्लक्स भी बढ़ रहा है, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। अगर आप इधर से देखेंगे तो आपको यह करंट कैसा फ्लो नजर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये नॉर्थ पोल है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा, तो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको हम B0 मान लेते हैं। यही आपका मेन फील्ड, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इस करंट, ये जो इंड्यूस्ड करंट है, इसके कारण भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से ये तो समझ में आया था कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो होने लगे तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इस वायर में चूंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, इधर से देखो तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जिसको इंड्यूस्ड फील्ड कहेंगे। यह इंड्यूस्ड फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब इस डायरेक्शन में। अब यहां पर देखिए कि मेन फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेट का जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, जबकि इंड्यूस्ड करंट का जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये फील्ड इस मेन फील्ड का अपोज कर रहा है। अगर ये मेन फील्ड बढ़ रहा है तो इस फील्ड को ये घटाने की कोशिश कर रहा है, तभी तो ये उल्टा है, क्योंकि रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा, B0 - Bi। तो इसका मतलब ये करंट कर क्या रहा है, ये करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, कि यह चाह रहा है कि यह फील्ड ना बढ़े। यानी अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, अगर फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। यहां पर देखिए बार मैग्नेट इस कॉइल से दूर जा रहा है, बार की ओर जा रहा है, तो यहां पर फील्ड भी घट रहा है, फ्लक्स भी घट रहा है। तो फील्ड घट रहा है, फ्लक्स घट रहा है, तो वोल्टेज आएगा, वोल्टेज आएगा तो करंट आएगा। यह करंट उस घटते हुए फील्ड को सपोर्ट करेगा, तो इसीलिए ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो इस करंट के कारण जो इंड्यूस्ड फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मेन फील्ड के डायरेक्शन में। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, B0 + Bi। एक चीज और समझिए, लेंज लॉ ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। लेंज लॉ किस सिद्धांत का पालन करता है, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का। कैसे, देखिए जब इस मैग्नेट को हम पास लाते हैं तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है। जब मैग्नेट को हम दूर ले जाते हैं तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है। जब मैग्नेट को हम पास लाते हैं तो यह करंट इस पर रिपेलिंग फोर्स लगाता है।
जैसे ही पास ले जाओगे तो यह जो इंड्यूस्ड करंट है इस पर रिपेलिंग फोर्स लगाएगा, यानी बाहर की ओर धकेलेगा, और मैग्नेट को दूर ले जाओगे तो यह करंट इस पर अट्रैक्टिंग फोर्स लगाएगा, यानी दूर जाने पर यह कॉइल क्या करेगा, यह करंट क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, और पास ले जाने पर यह इसको दूर भगाएगा। यानी जब ये पास जाएगा तो ये दूर भगाएगा इसको, और जब ये दूर जाएगा तो ये इसको पास अपनी ओर खींचेगा। उल्टा काम हो रहा है। इसका मतलब इस मैग्नेट को अगर हम मूव कर रहे हैं कॉइल की ओर, तो इस मैग्नेट को चलाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट? इस फोर्स के अगेंस्ट। चूंकि यहां पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो फोर्स क्या लग रहा है? रिपेलिंग। इस रिपेलिंग फोर्स के अगेंस्ट आप इस मैग्नेट को अंदर की ओर मूव कर रहे हैं। कोई उधर से रिपेलिंग फोर्स लगा रहा है और फिर भी आप इसको अंदर ले जा रहे हैं, इसका मतलब उस रिपेलिंग फोर्स के अगेंस्ट इस मैग्नेट को मूव कर रहे हैं। उसी तरह से इस मैग्नेट को हम दूर ले जा रहे हैं और ये क्या कर रहा है? इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो इसका मतलब जब इस मैग्नेट को हम दूर ले जाएंगे तो यह इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। इसका मतलब मैग्नेट को बाहर की ओर ले जाने में भी वर्क होगा और अंदर की ओर ले जाने में भी वर्क होगा। यह वर्क किस में कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यह जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर इस मैग्नेट का मूवमेंट रुक जाए तो फ्लक्स चेंज होना बंद होगा, तो करंट भी जीरो होगा। तो फिर उस करंट के चलते यह वायर गर्म होगा तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर मैग्नेट को मूव करने के लिए यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। यह वर्क कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यह कन्वर्ट होगा हीट एनर्जी में। तो इसका मतलब लेंज का नियम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जब मैग्नेट को पास ले जाते हैं तो रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। यह वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाद में हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और जब मैग्नेट को दूर ले जाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स लगाता है ये करंट, तो ये इसके कारण अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट इसको मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्क होगा और वो वर्क कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो यह क्वेश्चन बराबर आता है कि लेंज का नियम किस तरह एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? ईडी करंट। ईडी करंट को हिंदी में कहते हैं भंवर धारा। ईडी करंट को क्या कहते हैं? भंवर धारा। ये मान लीजिए मेटल का एक प्लेट है, ये मेटल का एक प्लेट है, कॉइल नहीं है, ये प्लेट है। अगर कॉइल होगा तो जैसे ही मैग्नेट को पास ले जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, और दूर ले जाएंगे तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। लेकिन ये मेटल प्लेट है, अगर इस मेटल प्लेट से गुजरने वाले फ्लक्स का मान चेंज होगा तो इस प्लेट में एक वोल्टेज इंड्यूस होगा और करंट आएगा। लेकिन सवाल है, ये जो मेटल का प्लेट है इसमें करंट किस तरफ फ्लो होगा? क्या केवल इस तरफ फ्लो होगा? ये वायर रहता तब तो ऐसे फ्लो होता करंट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन चूंकि ये पूरा प्लेट है तो इस प्लेट में जो करंट फ्लो होगा वो पूरे प्लेट में फ्लो होता है, पूरे प्लेट के बॉडी में फ्लो होता है। इस तरह से तो यह करंट क्या है? पूरे प्लेट में है। अब देखिए फर्क क्या है, ये क्या है? आपका कॉइल, तो इसमें तो ये वायर है, बीच में कुछ नहीं है, एयर है, तो वायर में करंट फ्लो होता है। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा, उस ईएमएफ के कारण करंट आएगा, वो करंट इस वायर में फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? पूरा का पूरा प्लेट है, तो जब किसी प्लेट से गुजरने वाले फ्लक्स का मान चेंज होगा तो वोल्टेज आएगा, और वो जो करंट आएगा वो करंट इस पूरे प्लेट में इस तरह से ये सर्कुलर नेचर का होता है, यानी साइक्लिक करंट होता है। यह जो करंट होता है यह साइक्लिक होता है।
तो यह भी तो इंड्यूस्ड करंट है। अगर किसी मेटल के प्लेट से गुजरने वाले फ्लक्स का मान चेंज होगा तो उसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस ईएमएफ के कारण उस प्लेट के पूरे बॉडी में करंट आएगा जो साइक्लिक नेचर का होता है। इस साइक्लिक करंट को ही हम ईडी करंट कहते हैं, क्योंकि ईडी का मतलब होता है भंवर। तो यह जो ईडी करंट है यह बिल्कुल पानी में बनते भंवर की तरह लगता है, इसलिए इसको ईडी करंट कहते हैं। ये देखिए नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल। तो मैग्नेट का ये दो पोल है और दोनों पोल के बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ये कॉपर का एक प्लेट है जिसको हमने पेंडुलम की तरह लटका दिया। अगर यह जो कॉपर का प्लेट है इस फील्ड के अंदर से ऐसे करके ऑसिलेट करेगा, ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा। तो इस तरह से अगर यह ऑसिलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो जब यह प्लेट अंदर जाएगा तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान बढ़ेगा, क्योंकि अभी यह प्लेट मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है तो कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। जैसे ये फील्ड के अंदर आएगा तो इससे थोड़ा फ्लक्स पास होगा, और अंदर आएगा तो और ज़्यादा फ्लक्स पास होगा। पूरा प्लेट फील्ड के अंदर आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा फ्लक्स पास होगा। फिर प्लेट जब बाहर निकलेगा तो फ्लक्स का मान घटेगा। फ्लक्स किसको बताता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या को बताता है। तो जो प्लेट इस फील्ड में घुसते जाएगा फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और जो प्लेट इस फील्ड से बाहर निकलेगा फ्लक्स का मान घटेगा। तो जब यह प्लेट इस फील्ड से होकर ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करेगा तो बार बार क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स बार बार बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, ऐसे करके चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज होने से इसमें वोल्टेज आएगा, करंट आएगा, वह करंट ईडी करंट होगा। यह जो करंट है ईडी करंट, ये साइक्लिक नेचर का होता है। यह पानी में बनते भंवर की तरह होता है। ईडी का मतलब होता है भंवर, तो इसलिए इसको ईडी करंट कहते हैं। इस ईडी करंट के कारण क्या होगा? यह प्लेट धीरे धीरे रुक जाएगा। वैसे भी हवा में अगर किसी वस्तु को हम दोलित कराते हैं, ऑसिलेशन करवाते हैं, जैसे आप एक धागा लीजिए, एक धागा में एक पत्थर बांध के उसको आप दोलन कराइए तो वो थोड़ी देर में रुकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत तेज़ी से रुक जाता है। हवा की अपेक्षा मैग्नेटिक फील्ड में अगर कॉपर प्लेट को हम दोलन कराते हैं तो यहाँ पर बहुत जल्दी रुकता है। इसका वजह यह है कि इसमें जो करंट आता है वह करंट फ्लक्स चेंज का अपोज करता है। तो ऑसिलेशन, यह प्लेट क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट करने से क्या हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा? वोल्टेज आएगा। वोल्टेज से क्या आएगा? करंट आएगा, जिसको ईडी करंट कहेंगे। यह जो ईडी करंट है यह फ्लक्स चेंज का अपोज करेगा। यह ईडी करंट नहीं चाहेगा कि फ्लक्स चेंज हो, तो फ्लक्स चेंज हो क्यों रहा है? ऑसिलेशन की वजह से। तो यह ईडी करंट नहीं चाहेगा कि प्लेट ऑसिलेट करे, यानी यह जो प्लेट दोलन कर रहा है तो ईडी करंट नहीं चाहता है कि यह प्लेट ऑसिलेशन करे, क्योंकि ऑसिलेशन के चलते ही तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इसीलिए यह प्लेट बहुत तेज़ी से रुक जाता है। इस घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। डैम्प होना मतलब होता है मंदित होना, यानी कोई चीज़ धीरे धीरे रुक जाना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग को हिंदी में कहेंगे विद्युत चुंबकीय मंदन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग को क्या कहते हैं हिंदी में? विद्युत चुंबकीय मंदन। तो विद्युत चुंबकीय मंदन क्या है? तो इसका लिखिएगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में 2 नंबर में। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग? तो लिखिएगा, जब किसी मेटल के प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कराया जाता है तो बार बार फ्लक्स चेंज होने के कारण उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होता है और करंट इंड्यूस होता है। यह करंट पूरे प्लेट में आता है जो साइक्लिक नेचर का होता है, जिसे ईडी करंट कहते हैं। और इस ईडी करंट के चलते ही प्लेट बहुत जल्दी रुक जाता है। तो इसी घटना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहते हैं। तो प्लेट का जो काइनेटिक एनर्जी है, प्लेट जो बड़ी तेज़ी से ऑसिलेट कर रहा था तो उसमें काइनेटिक एनर्जी था, और जब प्लेट रुक गया तो उसका काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया। तो एनर्जी तो नष्ट नहीं होता है, एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो प्लेट की काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। प्लेट रुक गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे ही प्लेट रुकेगा तो यह करंट भी बंद हो जाएगा फ्लो होना, क्योंकि प्लेट के रुकने से फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो वोल्टेज भी जीरो, करंट भी जीरो। तो करंट फ्लो होना बंद होगा तो उसके कारण क्या होगा? प्लेट गर्म हो जाएगा। तो मान लीजिए यह प्लेट को रुकने में 3 सेकंड लगा तो 3 सेकंड तक तो करंट फ्लो होगा,
उसके बाद जैसे ही प्लेट रुकेगा तो करंट फ्लो होना बंद होगा, तो वह करंट कहाँ चला गया, हीट एनर्जी में। तो यहाँ पर प्लेट की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। इस तरह से लेंज का जो लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब देखिए ईडी करंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है ईडी करंट क्या है। तो ईडी करंट एकदम इजी है। जब भी किसी मेटल प्लेट से गुजरने वाले फ्लक्स का मान बदलता है तो उस प्लेट में एक वोल्टेज इंड्यूस होता है, उस वोल्टेज के कारण एक करंट इंड्यूस होता है। यह करंट साइक्लिक नेचर का होता है जो पूरे मेटल के बॉडी में आएगा। इसी साइक्लिक करंट को हम ईडी करंट कहते हैं। अब ईडी करंट का दो एप्लीकेशन है, दो उपयोग है। पहला है मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स। जो आपका हाई स्पीड ट्रेन होता है तो हाई स्पीड ट्रेन को रोकने के लिए वहाँ पर मैग्नेटिक ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल अपने देश में जो रेलगाड़ियाँ चलती है उसमें तो नॉर्मल मैकेनिकल ब्रेकिंग का इस्तेमाल होता है। वो देखे होंगे कि चक्के के पास एक लोहे का ब्रेक होता है, तो जैसे ही ड्राइवर को ब्रेक अप्लाई करना होता है तो वो ब्रेक अप्लाई करता है और वो लोहे का ब्रेक चक्के में सटता है, जिसके वजह से आवाज़ भी होता है, अचानक से एक जर्क महसूस भी होता है पैसेंजर को। लेकिन हाई स्पीड ट्रेन को रोकने के लिए वो लोहे का ब्रेक इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक ब्रेकिंग का इस्तेमाल होता है। इसका कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। ये मान लीजिए रेल का पटरी है और ये रेल का डब्बा है, यहाँ पर मैंने दो डब्बा दिखाया है, और ये जो दिखा रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, विद्युत चुंबक, यानी ये नरम लोहे का बना एक टुकड़ा है एक टुकड़ा है। ये नरम लोहे का बना एक टुकड़ा है, सॉफ्ट आयरन है। इसके ऊपर इसको एक कॉइल के अंदर डाल देते हैं। जैसे इस कॉइल से करंट फ्लो होगा तो ये जो सॉफ्ट आयरन है ये मैग्नेट बन जाएगा। इसके ऊपर भी एक कॉइल होता है और ये सारा जो है अटैच्ड रहता है एक दूसरे से। तो जब ड्राइवर को ब्रेक अप्लाई करना होता है तो वो क्या करता है, एक स्विच दबाता है। स्विच दबाने से करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने से ये जो मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सक्रिय हो जाता है, यानी एक्टिवेट हो जाता है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। यह मैग्नेटिक फील्ड इस रेल के पटरी को क्रॉस करते हुए निकलता है, यानी इस रेल की पटरी से क्या पास हो रहा है, फ्लक्स पास हो रहा है। ये रेल की पटरी को आप मेटल का प्लेट समझिए। रेल के पटरी को आपको क्या समझना है, मेटल का प्लेट। और ये मैग्नेट जब बन जाएगा, जब करंट पास होगा इस कॉइल से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब चूंकि ट्रेन मूव कर रहा है, गति में है, तो ये जो फील्ड लाइन है इस मेटल के प्लेट को कट करते हुए आगे निकलेगा। फिर दूसरा वाला, ये वाला मैग्नेट यहाँ पर आएगा, ये भी इसको कट करते हुए आगे निकलेगा। इस तरह से बार बार फ्लक्स चेंज होने से इसमें ईडी करंट आएगा। लेकिन वह ईडी करंट नहीं चाहेगा कि फ्लक्स चेंज हो, और फ्लक्स चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ट्रेन चल रहा है, तो वह ईडी करंट इस चलते हुए ट्रेन को रोक देगा। बात समझ में आया? इसी घटना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ये जो फेनोमेना है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है। इसी फेनोमेना पर बेस्ड ये एप्लीकेशन है मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स। ट्रेन में जो मैग्नेटिक ब्रेक अप्लाई होता है, तो हाई स्पीड ट्रेन में मैग्नेटिक ब्रेकिंग का इस्तेमाल होता है, जिसमें ड्राइवर क्या करता है, एक स्विच दबाता है। स्विच दबाने से करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने से ये मैग्नेट बन जाता है। ये मैग्नेट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, विद्युत चुंबक है, वो एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होता है इस रेल के पटरी से। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, मतलब फ्लक्स पास हो रहा है। चूंकि ट्रेन मोशन में है तो ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि ये मैग्नेट आगे निकलेगा, यहाँ फ्लक्स जीरो होगा, फिर ये वाला मैग्नेट आएगा तो फिर फ्लक्स पास होगा। तो इस तरह से बार बार फ्लक्स चेंज होने से इसमें वोल्टेज आएगा, करंट आएगा। वह करंट नहीं चाहेगा कि फ्लक्स चेंज हो, इसलिए वह करंट, वो जो ईडी करंट है, वह इस ट्रेन के मोशन को ठीक उसी तरह रोकता है जैसे ईडी करंट इस प्लेट के मोशन को रोकता है। तो इस तरह से ट्रेन बड़ी स्मूथली और बहुत जल्दी रुक जाता है। अब दूसरा देखिए क्या है, इंडक्शन फर्नेस। फर्नेस को हिंदी में भट्ठी कहते हैं। इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, इसको हिंदी में कहेंगे प्रेरण भट्ठी। क्या बोलेंगे? प्रेरण भट्ठी। तो भट्ठी में हम लोग क्या करते हैं, किसी मेटल को गलाने का काम करते हैं। तो वो जो भट्ठी होता है उसमें हम कोयला जलाकर हीट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, एक कॉइल लेते हैं। ये देख रहे हैं, ये कॉइल है।
इस कॉइल को हम क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं। तो जब इस कॉइल को आप हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स से कनेक्ट करिएगा तो इस कॉइल से होकर क्या फ्लो होगा, करंट। लेकिन कैसा करंट फ्लो होगा, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा। अल्टरनेटिंग करंट बार बार चेंज होता है, इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट होता है, इसका वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है। तो जब इससे एसी करंट फ्लो होगा तो करंट बढ़ेगा घटेगा, तो इस करंट के चलते इस कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन चूंकि करंट बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा, करंट घटेगा फील्ड घटेगा। आपको याद होगा सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है μ0 Ni, जहाँ n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और I सोलेनॉइड से फ्लो होने वाला करंट है। ये फार्मूला आपको हमने बताया था चैप्टर 4 में, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ में। तो किसी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू होती है। तो जब इस कॉइल से करंट फ्लो होगा तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अगर करंट बढ़ेगा तो फील्ड भी बढ़ेगा, करंट घटेगा फील्ड भी घटेगा, करंट जीरो होगा फील्ड भी जीरो होगा, करंट का डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज होगा। अब मान लो इसके अंदर जिस मेटल को गलाना है उस मेटल के टुकड़े को इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इस मेटल के टुकड़े से होकर फील्ड पास हो रहा है, फील्ड पास हो रहा है माने फ्लक्स पास हो रहा है। अब फील्ड बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, और ये बहुत तेज़ी से हो रहा है क्योंकि इस करंट की फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक है, यानी ये बहुत तेज़ी से चक्कर लगा रहा है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। एक सेकंड में मान लीजिए 500 चक्कर लगा रहा है, तो एक सेकंड में बहुत तेज़ी से ये चेंज हो रहा है। फील्ड चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा। अब देखिए फील्ड चेंज होने से, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से वोल्टेज आएगा, करंट आएगा। इस करंट इतना हाई ईडी करंट आता है क्योंकि करंट का वैल्यू डिपेंड करता है वोल्टेज पर, और वोल्टेज का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लक्स चेंज, यानी जितना कम टाइम में जितना अधिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज आएगा। तो चूंकि ये बहुत फास्ट चेंज होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी, इस अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक है, तो अल्टरनेटिंग करंट के चलते इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अल्टरनेटिंग होता है, यानी वो भी बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड इतना तेज़ी से चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब इससे पास होता है इस मेटल के रॉड से, तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो वोल्टेज आएगा, करंट आएगा। इस करंट के चलते अब इतना हाई ईडी करंट अगर इस मेटल प्लेट में 15-20 मिनट तक बना रहे तो यह मेटल प्लेट गल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मेटल के किसी प्लेट को गलाने का काम करते हैं इंडक्शन फर्नेस में। इंडक्शन फर्नेस क्या है, प्रेरण भट्ठी क्या है, प्रेरण भट्ठी में एक कॉइल होता है, उस कॉइल को हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं। जिस मेटल के प्लेट को या जिस किसी मेटेलिक रॉड को गलाना है उसको इस कॉइल के अंदर डालते हैं, थोड़ी देर रखने के बाद यह मेटेलिक प्लेट गल जाता है। इसका वजह है ईडी करंट, हाई ईडी करंट, क्योंकि हाई वोल्टेज आता है। हाई वोल्टेज इसलिए आता है क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स है। ठीक है, तो चलिए अब लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। Lenz law. According to this law, the polarity of the induced EMF is such that the current produced by it always opposes the change in magnetic flux. कि इंड्यूस्ड EMF की पॉलरिटी ऐसी होती है कि उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है वो हमेशा फ्लक्स चेंज का अपोज करता है। बस यही एक लाइन आपको लिखना है जब भी पूछेगा लेंज लॉ। लेंज लॉ फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। लेंज का नियम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। When magnet moves towards the coil, जब यह मैग्नेट कॉइल की ओर गति करता है, द इंड्यूस्ड करंट एक्सर्ट्स ए रिपेलिंग फोर्स ऑन द मैग्नेट। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये इस पर रिपेलिंग फोर्स लगाता है। When मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल, जब यह मैग्नेट कॉइल से दूर जाता है, देन इंड्यूस्ड करंट एक्सर्ट्स एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द मैग्नेट। तो यह इंड्यूस्ड करंट अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। सो वर्क हैज टू बी डन फॉर द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट नियर द कॉइल। इसलिए इस मैग्नेट को चलाने के लिए, कॉइल के निकट इस मैग्नेट को चलाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, विच इज डिसिपेटेड बाय जूल हीटिंग इन द कॉइल, जो कि बाद में जूल हीट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कॉइल गर्म हो जाता है। ईडी करंट, यहाँ पर देखिए ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉपर का प्लेट है, यह प्लेट ऑसिलेट कर रहा है इस फील्ड में। तो जब यह प्लेट अंदर जाएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, बाहर निकलेगा फ्लक्स घटेगा, तो फ्लक्स चेंज होने से वोल्टेज आएगा, करंट आएगा। यह करंट इस प्लेट के पूरे बॉडी में आएगा, इसको ईडी करंट कहते हैं।
When a metal piece is rotated in a uniform magnetic field. When a metal plate is rotated in a uniform magnetic field, then an EMF is induced in it due to flux change. तो जब मेटल प्लेट को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो उसमें एक EMF इंड्यूस होता है फ्लक्स चेंज होने के कारण. द इंड्यूस्ड करंट इज साइक्लिक कॉल्ड ईडी करंट. इंड्यूस्ड करंट साइक्लिक होता है जिसको हम ईडी करंट कहते हैं. In the given figure, a copper plate is oscillating in a uniform magnetic field like a simple pendulum. दिए गए फिगर में एक कॉपर प्लेट ऑसिलेट कर रहा है फील्ड में सिंपल पेंडुलम की तरह. द प्लेट स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स ड्यू टू ईडी करंट. तो यह प्लेट धीरे धीरे रुक जाता है ईडी करंट के कारण. दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग. इस घटना को हम विद्युत चुम्बकीय मंदन कहते हैं. एप्लीकेशन ऑफ ईडी करंट. ईडी करंट का दो एप्लीकेशन है, दो उपयोग है. पहला है मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, दूसरा है इंडक्शन फर्नेस. व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स सिचुएटेड अबव द रेल्स, रेल कहते हैं पटरी को, इन ट्रेन्स, तो जब पटरी के ऊपर के इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्टिवेट करते हैं देन ट्रेन स्टॉप्स ड्यू टू इंड्यूस्ड ईडी करंट इन द रेल्स. तो ट्रेन रुक जाती है क्योंकि रेल की पटरी में ईडी करंट इंड्यूस होता है. इंडक्शन फर्नेस, इट कंटेन्स ए कॉइल थ्रू विच ए हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट इज पास्ड. इसमें एक कॉइल होता है जिससे हम लोग एक हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट को पास कराते हैं. व्हेन मेटल इज केप्ट इनसाइड द कॉइल देन इट मेल्ट्स ड्यू टू ईडी करंट इन द मेटल. यहाँ पर ये मेटल नहीं होगा, ये मेल्ट होगा. मेल्ट माने पिघलना. तो जब ईडी करंट पास होता है कॉइल से, जब हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट पास होता है कॉइल से, तो वह मेटल क्या होता है, पिघल जाता है, क्योंकि उस मेटल में बहुत हाई ईडी करंट इंड्यूस होता है. तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं. अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लें. तो यहाँ तक आप लोग को लिखना है.
नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।